नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राना शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है धार जिले से, जहां सांसद खेल महोत्सव में लगभग 10,000 खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पेश है धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान की यह रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार महू लोकसभा क्षेत्र में गत सवा माह से सांसद खेल महोत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप एवं क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने, खेल भावना को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से धार महू संसदीय क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्र धार, मनावर, बदनावर, कुक्षी, गंधवानी, सरदारपुर, धर्मपुरी और महू में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद खेल महोत्सव में 10,000 खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्ग में 8 खेलों कबड्डी, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता होने का गौरव प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह में शील्ड, मेडल और प्रमाण पत्र देकर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी और कविता पाटीदार, धार विधायक श्रीमती नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी ने सभी को खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया के नारों के साथ खेलो इंडिया एवं फिट इंडिया की शपथ दिलाई। इस अवसर पर धार महू सांसद एवं सांसद खेल महोत्सव संयोजिका और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ व्यक्ति जाके अपना प्रतिभाओं का प्रदर्शित कर सके, उसी को दृष्टि को देखते हुए हमने हर ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे इस खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव के नाम से पूरी जगह खेल हुए। 10,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और बढ़ चढ़ के लोगों ने लिया और जो हमारे गांव स्तर के खेल थे उनको बढ़ावा मिला, लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ा। तो ऐसे खिलाड़ियों में एक रुचि, खेल के प्रति रुचि बढ़ी है और लोगों में माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने में इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका, क्योंकि हर चीज युवाओं से जुड़ी हुई रहती है और युवा लोग नए नए इसमें क्षेत्र में आगे जा रहे हैं और इसी माध्यम से हमारा जो भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी परिकल्पना को लेके हम इस खेल महोत्सव को आगे भी बरकरार रखेंगे और एक खेल भावना से खेलते हैं लोग और उनकी नई नई प्रतिभाओं का निखार होता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। हमारी दूसरी खबर है नर्मदापुरम जिले से, जहां प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में पर्यटकों के मनोरंजन और नए साल के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। नर्मदापुरम की पचमढ़ी में पर्यटकों के मनोरंजन और नए साल के स्वागत के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ की 100 से अधिक होटलें, लॉज, पेइंग गेस्ट और तमाम ऐसी जगह पर्यटकों से लगभग भर गई हैं। नए साल के स्वागत से पहले 26 दिसंबर से आयोजित 3 दिवसीय पचमढ़ी महोत्सव में हजारों की संख्या में पर्यटक लुत्फ लेने पहुंचे। उत्सव का शुभारंभ गोवा कार्निवल जैसी थीम पर हुआ, जिसमें ढोल नगाड़ों की धुन और रंग बिरंगी झांकी ने शहर के बाजार और मुख्य मार्ग में उत्सव का जबरदस्त माहौल बना दिया। इंद्रप्रस्थ होटल से शुरू हुए कार्निवल में पर्यटक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाबा महाकाल उज्जैन की सवारी, शिव पार्वती और आदिवासी संस्कृति पर आधारित झांकियां और आर्मी बैंड की प्रस्तुतियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। पचमढ़ी उत्सव की सबसे खास बात यह रही कि इस वर्ष कार्निवाल को विशेष रूप से कलरफुल फेस्टिवल थीम पर सजाया गया। इसमें रंगीन वेशभूषा, परेड शैली की प्रस्तुति और संगीत के मिश्रण ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पचमढ़ी उत्सव के साथ ही पर्यटकों के लिए नए साल के जश्न की विशेष तैयारियां की जा रही है। इसके लिए होने वाले महोत्सव में हर उम्र और रुचि के पर्यटकों के लिए इस बार भी बहुत कुछ खास रखा गया है। 1 जनवरी को सूर्योदय के साथ नए साल 2026 का आगाज होगा। इसके पहले ही पचमढ़ी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ट्रैकिंग, कैंपिंग, साइकिलिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियों का आयोजन शुरू हो गया है। यहाँ सांस्कृतिक, लोक नृत्य, संगीत, आर्मी बैंड और योग की विशेष प्रस्तुतियां तो होंगी ही, साथ ही पर्यटकों को पचमढ़ी रन, मिलेट कैफे, जैविक खाद्य महोत्सव और ताजे प्राकृतिक उत्पादों का आनंद लेने का भी अवसर मिलेगा। प्रादेशिक समाचार
समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुष तिवारी। हमारी अगली खबर है दमोह से। जिले में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर सुशासन सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सेवानिवृत्त IAS मनोहर दुबे। मतलब निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन उस बीच में रुक कर कुछ विचार करना चाहिए। तो जब इस तरीके के हमारे कार्यक्रम होते हैं तो सभी लोगों को एक बार रुक कर ये समझने की अवसर मिलता है कि कैसे हम आगे बढ़ें। दमोह जिले में जो कलेक्टर हैं और यहाँ के सारे जो कर्मचारी हैं बहुत सारे नवाचार कर रहे हैं और जैसा आप सब लोग पत्रकार हैं आप लोग जानते भी होंगे कि इससे क्या लोग महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पर। कलेक्टर समाधान का जो उनका है और इस तरीके के जो कलेक्टर हेल्पलाइन है वो सब बहुत ही अच्छे काम मुझे लग रहे हैं। आगे जानकारी दे रहे हैं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर। भारत सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार 19 तारीख से 25 तारीख तक सुशासन सप्ताह चल रहे हैं और उस सुशासन सप्ताह में पूरे देश में किसी पूर्व सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के माध्यम से उनका व्याख्यान कराने के व्यवस्था है। तो उसी क्रम में दमोह जिले में मनोहर दुबे साहब जो हैं, जो पहले संभाग सागर के आयुक्त रहे हैं और हमारे रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और जिन्होंने गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में अपने पूरे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े कार्य और नवाचार किए हैं, जो उनको सुनने का सौभाग्य हम सबको मिला। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर है डिंडोरी जिले से, जहां पिछले एक पखवाड़े से कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। डिंडोरी जिले में पिछले एक पखवाड़े से कड़ाके की ठंड का आलम है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। सुबह ओस की बूंदें जम जाती हैं, सूरज ढलते ही ठंड का असर बढ़ जाता है, जिससे शाम होते ही चहल पहल कम हो जाती है। सुबह देर तक कोहरे का आलम रहता है। विजिबिलिटी काफी कम होने से परेशानी होती है। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे के बाद ही स्कूल संचालित हो रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिसंबर जनवरी माह में फसलों पर पाले की संभावना बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने पाले से बचाव के लिए खेत की मेड़ों पर धुआं करने की सलाह दी है। फिलहाल मौसम के तेवर देखकर यही लगता है कि नए साल की पहली सुबह का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। अब हम रुख करते हैं ग्वालियर जिले की ओर, जहां बीते दिनों केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के अवसर पर ग्वालियर के मेला प्रांगण में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के विशेष अवसर पर ग्वालियर के मेला प्रांगण में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री शाह ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश लागत से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित होने वाली हजारों औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमि पूजन व लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मध्य प्रदेश में बीते 2 साल में हुए औद्योगिक विकास पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक और निवेश पुस्तिका का विमोचन भी किया। गृह मंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश में साइबर अपराधों को समुचित तरीके से समाधान करने के लिए प्रदेश में E0 FIR की शुरुआत भी की। दिल्ली के बाद ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। कार्यक्रम स्थल पर विजन 2047 पर आधारित औद्योगिक विकास यात्रा पर लगाई गई प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री अमित शाह एवं अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। इस दौरान वर्ष 1905 से आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित ऐतिहासिक ग्वालियर मेले का शुभारंभ भी किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने अटल जी की जयंती पर आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को संबोधित करते हुए कहा, अटल जी ने न केवल इस देश को अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया।
स्वराज को सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे। कार्यक्रम स्थल पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मध्य प्रदेश को 1118 औद्योगिक संस्थाएं, 2 लाख करोड़ का निवेश, 25,000 लोगों को रोजगार, ये 1,000 लोगों को रोजगार, ये एक नई मध्य प्रदेश का एक सर्जन किया गया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। हमारी अगली खबर है गुना जिले से, जहां युवा संगम कार्यक्रम के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। गुना जिले में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार मेला में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों को ऋण वितरण कराया जा रहा है। इस संबंध में जिला रोजगार अधिकारी श्री BS मीना ने आकाशवाणी को बताया, मध्य प्रदेश शासन कौशल विकास विभाग एवं रोजगार विभाग के माध्यम से कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में प्रत्येक माह चौथे बुधवार को युवा संगम कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने हेतु युवाओं को जानकारी दी जाती है एवं ऋण वितरण कराया जाता है। इसी क्रम में गुना जिले में माह अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 1176 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न विभागों के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 9,383 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण किया गया है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लोकप्रिय होता जा रहा है। गुना जिले इसमें विगत 7 माह में प्रथम 5 में स्थान बनाए हुए है। मेरा युवाओं से अपील है कि लगातार होने वाले इस युवा संगम कार्यक्रम में सम्मिलित होकर रोजगार के अवसर प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं देवास जिले की, जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघों की संख्या, उनके संरक्षण और आवास की स्थिति जानने के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन का 6ठा चरण संपन्न किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवास से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघों की संख्या, उनके संरक्षण और आवास की स्थिति जानने के लिए देश भर के साथ देवास जिले में भी अखिल भारतीय बाघ आकलन का 6ठा चरण संपन्न हो गया है। बाघों की गणना के दौरान इस बार जंगल के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के वन्य जीवों की गिनती हुई। बाघ गणना के दौरान बाघों और अन्य वन्य जीवों के पदचिन्ह, मल, पेड़ों और जमीन पर उनके पंजों की खरोच के निशान और उनके द्वारा शिकार किए गए शिकारों के अवशेष संकलित करने के साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर टैप कैमरे, सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ कैप्चर रिकैप्चर तकनीक से उनकी संख्या का अनुमान लगाया गया। इस बारे में देवास जिला बाघ गणना के नोडल अधिकारी विकास मोहरे ने आकाशवाणी से बात करते हुए विस्तृत जानकारी दी। अखिल भारतीय बाघ अनुमान का 6ठा चक्र भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA तथा भारतीय वन्यजीव संस्था WI द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत में बाघों की संख्या, उनके आवास की स्थिति और संरक्षण प्रयासों की प्रगति का वैज्ञानिक आकलन करने हेतु किया जाता है। इस चक्र में देवास वन मंडल में भी आधुनिक तकनीकों जैसे कैमरा ट्रैप, फील्ड साइंस सर्वे, एम्स ट्रैप का उपयोग किया गया। बाघों के साथ साथ सहभक्षी प्रजातियों, शिकार प्रजातियों और वन आवास की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाए। 6ठे चक्र के परिणामों से यह स्पष्ट होगा कि भारत में बाघ संरक्षण के प्रयास कितने प्रभावी रहे। यह अनुमान न केवल राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण नीतियों को दिशा देता है, बल्कि वैश्विक बाघ संरक्षण में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को भी सुदृढ़ करता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।